अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यार कल मैं बेटा एक मीटिंग में बैठा जो 7 बजे शुरू हुई और मेरा ख्याल था 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। मैं 12:30 बजे फिर ARTT से निकला हूँ रात को, ठीक है ना। और रात में जो टीम बैठी है वो सुबह 7 बजे घर गई है। इनफैक्ट घर भी नहीं गई, अभी तक यहीं सो रहे हैं वो, ठीक है ना। क्योंकि कोई एक साथ यार 1200-1300 फॉर्म जमा हो गए थे, वो फिर सारे एक साथ डिस्पोज करना। बैठ जाओ बेटा। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में जो है वो कवर किया था। आज मैं आपको 2 होमवर्क एक साथ दे दूंगा, ठीक है। ये हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में, PP से IP की तरफ आ रहे थे, याद आ रहा है? ऐसा था। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, अल्लाह के वास्ते सारी चीज़ें छोड़ दो। एक दफ़ा फिर हम क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सर मुझे एक बात बताएं, हमने लास्ट क्लास में मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे कहूँ कि जी रीक्लासिफिकेशन में हमने अब तक देखा क्या है, तो आपने ये देखा है कि हम PP से IP में कब आते हैं? हाँ जी, कब आते हैं PP से IP में? जब आप वेकेट करते हो प्रॉपर्टी को, याद आ रहा है? वेकेट करते हो विद द इंटेंशन टू रेंट आउट, ऐसा। अच्छा जी, और सर हम IP से PP में कब जाते हैं? वेरी गुड सर। देखो IP से जब भी निकलोगे याद रखना डेवलपमेंटल स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है जी। फॉर रीऑक्यूपेशन, ऐसा। बाय ओनर। तीसरी चीज जी, हम इन्वेंट्री से IP में कब आते हैं जनाब? सर जब हम इसको रेंट आउट कर देते हैं सीधा। जब तक रेंट आउट नहीं होगा IP में नहीं आ सकते आप इन्वेंट्री से, ठीक है जी। चौथा IP टू इन्वेंट्री। अब बताएं जी, IP से जब भी निकलोगे क्या करना पड़ेगा? ऐसा याद है ये? अच्छा जी सुनिएगा दोस्त, ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी पेश कर दिया। हाँ जी, IP से कब PP में जाओगे? जब आप वेकेट करोगे विद द इंटेंशन टू रेंट। देखिए लोग खाली कर रहे हैं घर और बाहर बोर्ड लगाया हुआ है किस चीज़ का, कि रेंट के लिए खाली है, ठीक है। और फिर PP से IP से PP में कब जाओगे? जब आप डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू करोगे। देखो बंदों ने कलर के डब्बे खोले हुए और घर को बाहर से कलर कर रहे हैं सब। और इसी तरह सर इन्वेंट्री से IP में कब ट्रांसफ़र होगे? जब आप रेंट आउट कर दोगे। देखो इसने फॉर रेंट का पोस्टर फाड़ दिया, इसका मतलब है घर रेंट पे चला गया, ऐसा। और फिर जी IP से सॉरी जब भी IP से निकलोगे बाहर तो डेवलपमेंटल स्टेप्स लेने पड़ेंगे फॉर सेल, ऐसा याद रहेगा। तो बाहर निकलने का तो क्राइटेरिया आपको समझ आ गया ना, हमेशा क्या होगा? डेवलपमेंटल स्टेप्स। अंदर आने का क्राइटेरिया क्या है? PP से आप आ रहे हो तो वेकेट करना पड़ेगी प्रॉपर्टी, और इन्वेंट्री से आ रहे हो तो फिजिकली रेंट आउट करना पड़ेगा, पक्का? अच्छा जी, फिर हमने लास्ट क्लास में एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखी थी।
जिसमें हमने ये देखा था कि हम पीपी से, केस 1 याद आ रहा है, हम पीपी से कहाँ जा रहे थे, आईपी में जा रहे थे, पीपी टू आईपी। हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी, हमने ये देखा था, और ये आईपी किस पे कैरी हो रही थी जनाब, फेयर वैल्यू, ऐसे ही था। हमने कहा जनाब हमारे पास एक पीपी है, ठीक है जी, और इस पीपी की कैरिंग अमाउंट है से 200 रुपये। सर इस पीपी की लाइफ है से 8 साल, ठीक है जी, और ये डेट हमारे पास है 1 जनवरी 2024। डन। हमने सर मिसाल के तौर पर 1 अगस्त 2024 को विकेट कर दी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू रेंट आउट, ठीक है जी। अच्छा, इस दिन इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू थी 240। सर फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2024 को इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है 270 रुपये। बताएं हमने इसको कैसे किया होगा। सबसे पहले सर रिक्लासिफिकेशन डेट तक आप क्या कर लें, डेप्रिशिएट कर लें, डेप्रिशिएट कर लें सर अप टू रिक्लासिफिकेशन डेट। क्या करेंगे सर, कितना डेप्रिसिएशन है सर मेरे पास 200 डिवाइड बाय 8, ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। कितने महीने चला ये एसेट हमारे पास सर, जनवरी से जुलाई का एंड तक 7 महीने। ऐसा क्या आता मेरे बच्चों, 14.58, तो इसको मैं 15 कर दूं सेफली, ऐसा तो 15 रुपये का आपने डेप्रिसिएशन बुक करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 15 रुपये से। ये किस डेट पे एंट्री पास हो रही है, और मेरे पास सर अलाउंस क्रेडिट कितने से, 15 रुपये से। जब आपने इसको डेप्रिशिएट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे जनाब, ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है जी, आप इसको रीवैल्यू करोगे एज, तो बताएं अगर मैं इसको इस एसेट की कैरिंग अमाउंट देखूं 15 के डेप्रिसिएशन के बाद, तो ये हो गई 200 माइनस 15 दैट इज 180। अब बताओ जी इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, रिक्लासिफिकेशन डेट पे कितना 240, तो इसको 240 पे लेके जाना है, तो मैं फेयर वैल्यू गेन कितना बुक करूं 55, और ये गेन कहाँ जाएगा, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में। पीएनएल में नहीं जाएगा, रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। मैं क्या एंट्री पास करूंगा सर, मैं पीपी डेबिट करूंगा कितने से, 55 रुपये से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कितने से, 55 रुपये से। डन हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा काम रिक्लासिफाई करेंगे। ऐसा रिक्लासिफिकेशन की क्या एंट्री पास होगी मेरे बच्चों, मैं आईपी डेबिट करूंगा कितने से, 240 रुपये से, और पीपी क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 240 रुपये से। ऐसा, और फिर हमारे पास ईयर एंड आएगा, तो ईयर एंड पे हम क्या काउंटिंग करेंगे। अब ये आईपी बन चुका है, 240 से कहाँ जा रहा है, 270 पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आईपी डेबिट कितने से, 270 माइनस 240 दैट इज 30 रुपये। ये अनरियलाइज गेन कहाँ जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ये गेन हमने बुक किया एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों, इसको कॉपी करो, शाबाश। रीवैल्यूएशन की रिक्लासिफिकेशन क्या होती है बेटा, रीवैल्यू करने का मतलब होता है एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे लेके जाना। रिक्लासिफिकेशन का मतलब है उसकी नस्ल चेंज कर देना, पहले वो पीपी था अब क्या बन गया, आईपी बन गया। ऐसा क्यों परेशान हो भाई, कॉपी करो। और सब डेली क्लास हम लोग रेगुलर में बोर्ड चला देते और स्पेसिफिकली वीडियो चला देते जो भी क्लास होती है।
यार मॉक 2 मिल गया आप लोगों को? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी भी मॉक 2 बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला। इसका अभी भी मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा कि काफ़ी टाइम हो गया इसमें। मॉक 2 का सोल्यूशन ज़रा देख लें, कॉस्टिंग का वो कहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक नहीं मिला। हाँ? यार वो डाल दो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना। पीपी फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है बेटा, पीपी कॉस्ट मॉडल पे। इसके बावजूद हम उसको रीवैल्यू करेंगे। जब आप रिक्लासिफाई करोगे, इररिस्पेक्टिव कि वो पीपी है, वो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, उसके बावजूद आप उसको क्या करोगे? रीवैल्यू करोगे। ऐसा आगे बढ़े हम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। हम पढ़ रहे हैं केस 2, और केस 2 क्या होगा पता है? पीपी से आईपी में आना, लेकिन आईपी किस मॉडल पे चल रहा हो? कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हूँ। सेम क्वेश्चन जो ऊपर है ना, सेम यही क्वेश्चन पीपी से हम किस में आ रहे हैं? आईपी में आ रहे हैं, लेकिन मॉडल कौन सा है? राव आज दे देते, रुक जाओ बेटा। मुझे बताया मैंने सबसे पहले क्या किया होगा? 1 अगस्त को डेप्रिसिएशन बुक किया होगा। क्या एंट्री पास की होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर 15 रुपये से। ऐसा अलाउंस क्रेडिट 15 रुपये बुक किया ना हमने। कैसे निकाला था सर 15 रुपये? 200 रुपये की कॉस्ट थी। लाइफ कितनी थी? 8 साल। हमने कहा जी हमारे पास 7 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है, कितना जी? 15। ऐसा बुक कर लिया डेप्रिसिएशन। हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट कहाँ आ गई? ये है आईपी या पीपी? ये पीपी है, ठीक है जी। 1 अगस्त को आपका आईपी का मॉडल कौन सा? फेयर वैल्यू या कॉस्ट मॉडल? तो स्टैंडर्ड कहता है सीधा सीधा इसको एक काम करो, आईपी में डाल दो। किस वैल्यू पे? कैरिंग अमाउंट। कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जिस मॉडल में जा रहे हो वहां पर भी फेयर वैल्यू नहीं चल रही, वहां पर भी क्या चल रही है? तो सीधा सीधा ट्रांसफर कर दो बस। फिर आगे क्या करो? अच्छा, अब डेप्रिसिएट कैसे करें इसको? लाइफ तो चेंज नहीं हुई है। 200 रुपये की कैरिंग अमाउंट थी, 8 साल की लाइफ थी। डेप्रिसिएशन कितना था सर? पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 200 को डिवाइड करो 8 से, 25। 7 महीने का आपने 15 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ बुक कर लिया। अब आप 10 रुपये का डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से बुक कर लो? आईपी के हिसाब से। तो क्या करूँ मैं सर? फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 10 रुपये से। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 10 रुपये से। याद रखना यहाँ पर आईपी को रीवैल्यू मत करना। क्यों? किस पे चल रहा है आईपी? कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ आईपी की कैरिंग अमाउंट साल के एंड पे क्या होगी? कितना? 175। ऐसा है, यानी पीपी तो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है ना। यानी सर जब पीपी कॉस्ट मॉडल पे हो, आईपी भी कॉस्ट मॉडल पे हो, तो क्या करना है? पहले डेप्रिशिएट करना है एज पीपी, रिक्लासिफाई करना है, और फिर आगे से भी डेप्रिशिएट करना है एज आईपी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इस तरीके का सवाल एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। क्यों? उसको पता होता है कि यार साल का डेप्रिसिएशन है, पहले उसने बुक किया एज पीपी, रिक्लासिफाई किया, फिर डेप्रिशिएट किया एज आईपी। कोई मसला नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। मसला किसमें आता है? जब आपका एक एसेट चल रहा हो कॉस्ट मॉडल पे, और उसमें जिसमें रिक्लासिफाई कर रहे हो वहां क्या चल रहा हो? फेयर वैल्यू चल रहा हो। तो फिर आता है प्रॉब्लम। फिर डेप्रिशिएट करो, फिर रीवैल्यू करो एस पीपी, फिर ट्रांसफर करो। ऐसा है मेरे बच्चों। क्या हम आगे बढ़े? याद रखना, यहां आपने कॉस्ट मॉडल अगर रखा हुआ है आईपी का, तो ये कॉस्ट मॉडल वो कॉस्ट मॉडल नहीं है कि हमारे पास फेयर वैल्यू मौजूद नहीं है। जब भी आप आईपी में किसी भी एसेट को लेकर आओगे और कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होगा, फेयर वैल्यू लाजमी डिस्क्लोज होगी। ठीक है जी। अच्छा सर, वो एसेट जिनकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, ये फैक्ट डिस्क्लोज होगा। ये फैक्ट डिस्क्लोज होगा कि इसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। लेकिन याद रखना, फेयर वैल्यू आपने क्या करनी है? जरूर डिस्क्लोज करनी है। इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके पीछे इतनी बड़ी लॉजिक है। अभी तुम आईए सेट खोलोगे ना, आईए सेट पे आओगे ना इसके फौरन बाद, अभी हम थोड़े से टाइम बाद इसके बाद IE16 पढ़ेंगे, फिर हम आईए सेट पे जाएंगे। जब हम आईए सेट पे जाएंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट कि इवन आईपी अगर कॉस्ट मॉडल पे भी चल रही हो तो फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है।
ये आपको अभी जाके आगे जाके पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे ही आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, हम एसेट को कॉस्ट मॉडल पे कैरी करते हैं या फेयर वैल्यू पे? हमारी मर्जी है, मर्जी है ना हमारी। पहला एसेट हमने खरीदा, हमने कहा यार मैं आईपी को कॉस्ट मॉडल पे रखूंगा, नहीं फेयर वैल्यू मॉडल पे रखूंगा, नहीं कॉस्ट मॉडल पे रखता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैंने कौन सा पिक कर लिया? कॉस्ट मॉडल पिक कर लिया, पक्का। 4 साल बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार ओ हो, सही वाला मॉडल तो फेयर वैल्यू था, ये तो गलती कर दी हमने, हमें तो वो पिक करना चाहिए था, उसमें ऐसे गेन्स आ रहे हैं मजे मजे के, यहाँ तो हम एसेट को लगातार डेप्रिशिएट किए जा रहे हैं, तो मुझे तो फेयर वैल्यू पे आना चाहिए था। स्टैंडर्ड कहता है अब अगर तुम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे जाओगे ना तो क्या करना पड़ेगा? जब से प्रॉपर्टी खरीदी है ना तब से जाके इसको क्या करना पड़ेगा? अपने सारे पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने पड़ेंगे। अब वहां आप ये व्यू लो, मेरे पास तो पुरानी फेयर वैल्यू है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ये बगैरती अलाउड नहीं है, क्योंकि तुमने हर रिपोर्टिंग डेट पे इस एसेट की फेयर वैल्यू अपने पास डिस्क्लोज की है, तो फेयर वैल्यू का डाटा तो है तुम्हारे पास, पीछे जाओ इसको चेंज करो। ये बात समझ आती है? अच्छा, ये रिक्वायरमेंट ना पीपी के लिए नहीं है। पीपी को आप कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे तो उसकी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। तो जब हम बाद में पीपी को कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है चूंकि आपके पास पुराना डाटा है ही नहीं तो आप इसको आज से फेयर वैल्यू पे ले जाओ। लेकिन ये व्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब भी आप मॉडल चेंज करोगे आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे पिछले चीज़ों को। अच्छा, ये चूंकि अभी हमने चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, ये हम पढ़ेंगे कब? आइए स्टेट में जाके। बस अभी तक आपने सिर्फ जहन में एक चीज़ रखनी है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पे मेजर हो रही है, यू हैव टू डिस्क्लोज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड इफ द फेयर वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट डिस्क्लोज दिस फैक्ट। ऐसा बढ़िया हमारे दोस्त, ये 2 मॉडल्स हो गए हमारे पास। सर इधर मुझे अनरियलाइज गेन वगैरह कोई चीज़ आएगी यहाँ पे? है नहीं, क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल ही नहीं यूज़ हो रहा। आगे बढ़ो जरा दोस्त। बिल्कुल ठीक कहा जी, आगे बढ़े हम दोस्त। ए प्यारे बच्चे आगे बढ़ जाएं, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। आगे बढ़ो दोस्त। अब हम लेके चल रहे हैं कौन सा केस? केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे जनाब? आईपी से किस में जा रहे होंगे? अच्छा, आईपी हमारे किस मॉडल पे चल रहा है? बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, आई कैप में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के क्वेश्चन आया ना वो रिक्लासिफिकेशन का है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया किसके? रिक्लासिफिकेशन का, और कुछ भी नहीं आया। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज़ ये बताओ, मेरे पास एक एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 1 जनवरी 2024 को सर 180 रुपये। मुझे बताओ ये जो 180 रुपये की कैरिंग अमाउंट है, ये इसकी फेयर वैल्यू है या ये इसकी कॉस्ट है? ये मेरे पास जो है वो आईपी है, ये इसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू है? किसने बताया कि फेयर वैल्यू है? क्योंकि हम सर फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं, तो ये इसकी क्या फेयर वैल्यू है, कॉस्ट थोड़ी हो सकती है इसकी। ऐसा हम आईपी को किस में लेके चल रहे हैं? फेयर वैल्यू में लेके चल रहे हैं। अब सर हुआ ये कि हमने 30 जून को इसको रिक्लासिफाई किया इनटू पीपी। उस दिन आईपी की फेयर वैल्यू थी 200 रुपये, ऐसा। और हमने इस दिन पे आईपी की लाइफ डिटरमिन की कितने साल? 5 साल। किस डेट के ऊपर? 30 जून के ऊपर। हमने कहा अब ये चूंकि पीपी बन जाएगा तो हमें इसको डेप्रिशिएट करना होगा, और डेप्रिशिएट करना होगा तो हमें क्या चाहिए? इसकी यूजफुल लाइफ चाहिए। तो मुझे बताओ सर ये आईपी से पीपी में किस डेट पे आया? तो 30 जून तक इस पे आईपी का स्टैंडर्ड अप्लाई करो। आईपी का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप इसको रीवैल्यू करो। तो मुझे बताओ मैं 30 जून पे सबसे पहले क्या करूं? रीवैल्यू करूं। कितने पे लेके जाऊं सर इसको? आईपी डेबिट कितने से? 20 रुपए से। और अनरियलाइज गेन किस में जा रही है? अनरियलाइज गेन पीएनएल में कितना जी? 20 रुपए। इससे आईपी कितने पे आ जाएगी हमारी? 200 रुपए पे आ जाएगी। फिर क्या करो? अब इसको पीपी में कन्वर्ट करो। क्या करूं सर मैं? पीपी डेबिट कितने से? 200 रुपए से। और आईपी ग्रेड कितने से?
इसके बाद से ये अब एक मुकम्मल पीपी बन चुका है। इसके बाद से क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। तो मुझे बताओ आप इसमें पहली डेप्रिसिएशन कब रजिस्टर करोगे? 31 दिसंबर में। कितने रुपए की जनाब? 200 रुपये का एसेट है, 5 साल की लाइफ है, 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ। ये कितना? 20 रुपये। क्या एंट्री पास करूंगा मैं? कितने से? और ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का ये बात भेजे में बैठती है। हम किससे आ रहे हैं? किसकी तरफ? आईपी से। किसकी तरफ? तो बताओ हमने क्या करना है? आखिरी दिन तक आईपी का स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, यानी रीवैल्यू करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद से कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करना है? पीपी। वो क्या कहता है? एसेट को डेप्रिशिएट करो। तो हमने कर दिया ऐसा। ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। कितने हमारे 3 केसेस होगा 8 में से? हाँ, अब बताओ साल के एंड पे फेयर वैल्यू डिस्क्लोज होगी ना? क्यों? क्योंकि अभी आईपी थोड़ी है, पीपी है। क्यों डिस्क्लोज करोगे फेयर वैल्यू? बढ़े हम आगे? क्या हम आगे बढ़े हैं? हाँ, ये एक बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त बात कही, इसको मैं मतलब बोल भी देता हूँ कि पीपी की जो कॉस्ट है ना, ये जो फेयर वैल्यू है 200 रुपये, जब आप इसको पीपी के तौर पे क्लासिफाई करोगे तो इट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ पीपी। ये पीपी की क्या बन जाएगी? कॉस्ट। इसको फिर आपने डेप्रिशिएट करना है आगे से, ठीक है जी। डीम्ड कॉस्ट होगी। क्या हम आगे बढ़े मेरे बच्चों? जी मेरा बच्चा। किस चीज़ को? पीपी को? देखो याद रखो, जब आप इसको रिक्लासिफाई कर रहे हो ना, तो जो इनिशियल वाली कॉस्ट थी वो गई भाड़ में। जो इनिशियल किसी टाइम पे आपने कॉस्ट पे खरीदी थी ना, वो भाड़ में गई। क्यों? आपके पास ये एसेट अब तक क्या क्लासिफाई हुआ था? आईपी किस वैल्यू पे कैरी हो रहा था? फेयर वैल्यू पे। तो जहां तक आप इसको आईपी के तौर पे लेके चलोगे, फेयर वैल्यू पे चलता रहेगा। जब रिक्लासिफाई होगा ना, तो ये कोई नया एसेट नहीं है, ये वही एसेट है। तो आप इसको क्या करोगे? रिक्लासिफाई करोगे और उस अमाउंट को क्या ट्रीट कर लोगे? डीम्ड कॉस्ट। वो ऊपर वाली जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि ऊपर वाली कॉस्ट से लेके यहां तक के फेयर वैल्यू का गेन आप ऑलरेडी पीएनएल में डाल चुके हो, उसको दोबारा उस कॉस्ट पर नहीं लेके जा सकते। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? पीछे पूरा गेन जो रिवैल्यूएशन में बुक किया वो सारा क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टैंडर्ड का भाई। स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है? आईपी से जब पीपी में जा रहे हो तो जिस डेट पे रिक्लासिफिकेशन हो रही है उस डेट तक उसको आईपी के तौर पे रिवैल्यू कर लो, उसके बाद क्या करो? उसको पीपी में डाल दो, ठीक है जी। और पीपी को आगे से क्या करो जनाब? अब बताओ, मैं बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं। आईपी कब कब रिवैल्यू होता है? हर रिपोर्टिंग डेट पर और हर रिक्लासिफिकेशन डेट पर, ठीक है जी। हर रिपोर्टिंग डेट पर भी और हर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है? ये ज़रूरी नहीं है ईयर एंड हो। पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली अकाउंट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको हर क्वार्टर एंड पे जो है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को रीमेजर करवाना पड़ता है फेयर वैल्यू पे। याद रखना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही हो या नहीं हो रही हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हर रिपोर्टिंग डेट पे निकलवाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। चाहे वो रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड की है, चाहे वो रिपोर्टिंग डेट क्वार्टर एंड की है। रिपोर्टिंग डेट का मतलब है वो डेट जिसपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, किसके लिए? पब्लिक के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो क्वार्टर एंड पे क्या करती है? हर क्वार्टर एंड पे क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, पब्लिक को देती हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिजिकल फॉर्म में नहीं आता, बल्कि वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है जी। फिजिकल फॉर्म में सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं पब्लिक के पास। कौन से? एनुअल वाले। तो अब बताओ, एनुअल पे करना है या क्वार्टर पे करना है? सर, जब भी पब्लिक के लिए आप इंफॉर्मेशन दें किसी भी फॉर्म में, आपने उसमें इस पर्टिकुलर एसेट को रीमेजर करना है।
इसी तरह हमारे पास एक और एसेट है, आगे जाके आप पढ़ोगे अगले लेवल पे, वो है भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ले, वो आते हैं IAS 41 में। उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने क्या करना है। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर फड्डा, आप जैसे से आगे जाओगे आपको पता चलेगा कि एक कंपनी ने अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को 30 नवंबर पे रीवैल्यू किया था और ईयर एंड के ऊपर उसको रीवैल्यू नहीं किया, लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी थी, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया। SECP ने उसको हैवीली पेनलाइज किया, उसको कहा यार आपने 30 नवंबर पे क्यों किया, 31 दिसंबर पे क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा हमने 31 दिसंबर पे किया, हमने आधे बायोलॉजिकल एसेट्स रीमेजर किए, हमें फेयर वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र नहीं आया, तो हमने बाकी की एक्साइज क्या कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी। हमने कहा बस नवंबर की वैल्यूज़ ही ले लो, कोई फ़र्क नहीं है। स्टैंड ने कहा कि भाई कुछ भी हो आप इसको क्या करो, रीमेजर करो। तो ये याद रखना भैया, ये MCQs में आता रहता है अक्सर कि रिक्वायरमेंट जो है ना वो रिवैल्यूशन की कब कब है, IP की कब कब है भाई, हर रिपोर्टिंग डेट पे और रिक्लासिफिकेशन डेट, पक्का। बड़े हम आगे मेरे बच्चों, कितने हो गए हमारे पास, 3। अच्छा चौथे में क्या होगा जी, हम आ रहे हैं कहाँ से, IP हमारे पास, सॉरी IP हमारे पास है कॉस्ट मॉडल पे, और हम कहाँ जा रहे हैं, IP कॉस्ट मॉडल पे और PP कॉस्ट मॉडल में आपस में कजन्स हैं, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो बताओ, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है जी एज IP से 400 रुपये की, इसकी लाइफ है 10 साल, ठीक है जी। ये डेट है हमारे पास 1 जनवरी 2024, ठीक है जी। हमने इसको रिक्लासिफाई किया टू PP, ठीक है जी, ऑन 30 जून। सबसे पहले हमने क्या किया होगा सर, अच्छा ये चूंकि IP है लेकिन किस मॉडल पे चल रही है, तो हम इसको क्या करेंगे सर, डेप्रिशिएट करेंगे। कितना जी, 400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रही है, कितना 3। तो बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा मेरे बच्चों, 20 से, और फिर इसके बाद हम IP को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कितने पे, 380 पे, और IP ग्रेड सीधा सीधा लाइन बाय लाइन कन्वर्जन। अब इसके बाद दोनों 30 जून पे एंट्रीज पास हो गई, फिर 31 दिसंबर पे हम क्या करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन बुक करेंगे रिमेनिंग हाफ ईयर का, कितना, ऐसा है मेरे बच्चों, ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। अभी तक हमने PP को सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे ही चलाया है, तीन 380 पे लिया बेटा हमने डेप्रिसिएशन, दोबारा निकाल के दिखा दूं, 380 पे डेप्रिसिएशन ऐसे आया होगा। लाइफ कितनी रह गई है IP की, 9.5 साल। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है PP टू IP कॉस्ट मॉडल पे है तो रीवैल्यू क्यों नहीं होगा। बेटा जब रीवैल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है दोनों में, दोनों कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो क्यों रीवैल्यू करें। दोनों एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे तो रीवैल्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हम आगे बढ़े, कितने कितने हो गए हमारे पास सर, 4। अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं जनाब अपने
5th मॉडल की तरफ, और अब हम इन्वेंट्री से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है जी, अब बताओ जी, इन्वेंट्री है, इसको हम लेकर आ रहे हैं किसमें? इन्वेंट्री डेप्रिशिएट होती है? इन्वेंट्री अगर बिल्डिंग हो तब भी डेप्रिशिएट नहीं होती है? बिल्डिंग डेप्रिशिएट नहीं होगी? नहीं होगी सर, बिल्डिंग के लिए थोड़ी है कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी भाई, यूज ऑफ एसेट के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन रखी है। इन्वेंट्री क्या है? बेचने के लिए लिया था। अब अज्यूम करते हैं हमने एक एसेट खरीदा, गौर से सुनना, 2022 में, ठीक है जी। इस एसेट की कॉस्ट थी 100 रुपये, हमने बेचने की भरपूर कोशिश की, नहीं बिक पाया, नहीं बिक पाया। 1 जनवरी 2024 को हमने इस पर्टिकुलर एसेट को साफ सुथरा किया, कलर वलर कराया, इसको डेवलपमेंटल स्टेप्स लिए हैं, ऐसा नहीं सर, हमने 1 जनवरी को इसको वाकई क्या कर दिया? रेंट आउट कर दिया। इन्वेंट्री से आईपी में आने के लिए डेवलपमेंटल स्टेप्स नहीं है, बल्कि रेंट आउट करना है। हमने इसको फिजिकली रेंट आउट कर दिया। उस दिन इस एसेट की फेयर वैल्यू थी 190 रुपये। कितने? अब बताओ सर, इन्वेंट्री से किस में आ रहे हो? आईपी में आ रहे हो, तो उसूलन ये एसेट रिक्लासिफिकेशन डेट तक इन्वेंट्री था, तो ये जो 90 रुपये का गेन है, ये किसके तौर पे तुमने बुक, किसके तौर पे तुमने देखा है? ये इन्वेंट्री के तौर पे। आईपी तो ये अब बनेगा ना भाई, आईपी तो ये अब बनेगा, आगे से गेन जो आएगा वो आईपी के तौर पे आना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है प्यारे भाई कि इन्वेंट्री में स्टैंडर्ड में रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देख लो। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे आईपी डेबिट कितने पे पता है? 190 में, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 100 रुपये से। और एंट्री पे ही हम क्या करेंगे? गेन बुक कर लेंगे, कितने का? अनरियलाइज्ड गेन। और ये गेन कहां जाएगा? अब ये आपने टेक्निकली आईपी के तौर पे गेन बुक किया है, मजबूरी हमारी। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड रिवैल्यूएशन अलाउड, अगर ये पीपी होता तो पहले इसको, इसका रिवैल्यूएशन गेन बुक करते हैं एसपीपी और फिर इसको ट्रांसफर करते, लेकिन आईपी का स्टैंडर्ड हमें रिवैल्यूएशन की इजाजत नहीं देता। तो हम इसको क्या करते हैं सर? डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं फेयर वैल्यू पे और इमीडिएटली क्या बुक कर लेते हैं? गेन बुक कर लेते हैं, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना, हमारे पास साल का एंड आया, ये प्रॉपर्टी और बढ़ गई वैल्यू में, ये चली गई 230 पे, तो क्या करूं अब मैं? अब फिर आईपी डेबिट करें कितने से? 230 माइनस 190, कितना आ जाता है? 40। और अनरियलाइज गेन कितने से? ऐसा है। इसमें कोई प्रॉब्लम, मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? बढ़े हम आगे दोस्त। मुझे पता था एक चर्सी अभी जागेगा। फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, मैंने बोला बेटा, बोला मैंने 5 दफ़ा, जब आप नशे में थे ना, मैंने बोला 5 दफ़ा। कर सकते हैं, ये ऑप्शनल एंट्री होती है अब्दुर्रहमान, पास कर लिया करो, कोई मसला नहीं। जी मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ें। यार ये वाली सोच कहाँ से आती है कि जब भी क्लासिफिकेशन होगा हम गेन आईपी के तौर पे बुक करेंगे? मैंने कब कहा है सर? आधे फिरके तो यकीन करो इस चीज़ पे बन जाए कि कुछ है नहीं और एक बात निकल आई। भाई मैंने कभी ये कहा कि आप जो है वो सारे का सारा गेन आईपी के तौर पे बुक करें? नहीं, मैंने कहा जनाब जिस स्टैंडर्ड से आप बाहर निकल रहे हो, अगर उस स्टैंडर्ड में रिवैल्यूएशन का ऑप्शन मौजूद है तो रिवैल्यू करके दूसरे स्टैंडर्ड में चले जाओ। सिर्फ एक जगह जहाँ रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है, वो क्या है? तो इन्वेंट्री में आप जाके रिवैल्यूएशन करते हो। पीपी से आईपी में जाओगे, एसपीपी रिवैल्यू करोगे, फिर आईपी में जाओगे। आईपी से पीपी में जाओगे, पहले एस आईपी रिवैल्यू करोगे, फिर पीपी के अंदर चले जाओगे। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। सर एंट्रीज के सवाल आते हैं या भाई इसके सवाल आते हैं डिस्क्लोजर्स के? ठीक है जी, पहले मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में डिस्क्लोजर सिखाऊंगा। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। आप यकीन करें यहाँ कोई, या मैं आपके सामने ऑनलाइन के कमेंट्स खोलूँ ना, 50% कमेंट्स पता है किस चीज़ के होते हैं?
PDF नहीं मिला, मैसेज किया था जवाब नहीं आया, सर फला नोट्स अभी तक नहीं मिले, सर फजूल तरीन चीज़ें। सर ये iPad आपके पास कौन से वाला है, ठीक है जी। सर कल जो काम कराया था होमवर्क वो क्यों नहीं आया, ठीक है भाई। आप लोग जब क्लास लेने आते हो ना, सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ क्लास पे फोकस किया करो। आखिरी 10 मिनट में आपने जितनी उंगली करनी है, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है जी। सर में दर्द होने पर चरस पी सकते हैं जी। यार कल किसी ने वीडियो डाली है उस पर फेसबुक पे, उसने कैलकुलेटर यूँ पकड़ा हुआ बच्चे ने और सामने मेरी वीडियो चल रही है। मैंने कहा अगर किसी का 16.8 जवाब आया है तो अपने दोनों तरफ चमाटे लगाए मुंह पे, और वो कैलकुलेटर दिखा रहा है कि उसका भी 16.8 जवाब है, ठीक है ना। तो खुदा का खौफ करो यार, इस तरह की चीज़ें नहीं डाला करो यार। चलो डाल दिया करो भाई। मैं अभी इंडिया में एक बंदे से बात कर रहा था, एक पोटेंशियल हमारा अरेंजमेंट बन रहा था कि यार हम क्लासेस वहाँ भी दें। तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो उससे मुझे कहा कि यार आप ना यहाँ बड़े मशहूर हैं, मैंने आपको आधा इंडिया जानता है जो CA करता है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है इंस्टाग्राम पे आप बड़े मशहूर हो। अच्छा मेरा ना अपना इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं है, जो फेसबुक से लिंक है ना वही अकाउंट है, मैं देखता भी नहीं हूँ इंस्टाग्राम। ये जो बच्चे यहाँ वहाँ डाल देते हैं मैं उनसे देख लेता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए, ये काम की चीज़ है। बच्चे कर रहे हैं मार्केटिंग, बहुत अच्छी बात है यार, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है जी। और क्या कहेंगे, ये फजूल बात हमने नहीं करनी है बेटा, ये नहीं किया करो, नहीं करो करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। मैं मेरे पास इंडिया से जो उनका वो है ना थन में बट, उसने हम मेरी कोई वीडियो उठाई अपने उसमें डाल दी, ठीक है, अपनी किसी शो में उसने मेरी वीडियो डाल दी और उसका थंबनेल भी मेरे नाम से ही बना दिया, मेरी तस्वीर से बना दिया, इंडियाज़ स्मार्टेस्ट प्रोफेसर। उसके नीचे पाकिस्तानियों ने उसकी जो है ना बजाना शुरू कर दी है, हमारा बंदा है, पाकिस्तान का बंदा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है जी, हैं हाँ चमाट हाँ। तो यार खां मखा बेचारे को भूलेगी यार, हमें मुझसे तो पूछ लेते भाई, हैं क्या चीज़, अनरियलाइज गेन मिल रहा था उसको, खां मखा उंगली कर दी। अच्छा जी, तो सर छठे पे आते हैं हम। अब इन्वेंट्री से हम IP में आएंगे, लेकिन इन्वेंट्री से IP में आने पे हमारे पास कॉस्ट मॉडल चल रहा होगा, इन्वेंट्री। अच्छा इसकी ट्रीटमेंट खुद बताओ मुझे, IP कौन से मॉडल पे चल रही है, अब खुद बताओ इसमें हम क्या कर रहे होंगे। सर हमारे पास एक इन्वेंट्री थी, हमने खरीदी थी 2022 में 200 रुपये पे, ठीक है जी, ऐसे 100 रुपये में हमने खरीदी थी, ठीक है जी। 1 जनवरी 2024 को हमने इसको रेंट आउट कर दिया, ये हमारे पास थी क्या उस दिन, इन्वेंट्री थी, हमने इसको रेंट आउट कर दिया। अब क्या करें सर हम, हाँ जी फेयर वैल्यू पे लेके जाएं इसको, नहीं सर कॉस्ट मॉडल चल रहा है तो सीधा सीधा IP डेबिट कितने से, 100 से, और सर मेरे पास इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, 100 रुपये से, फिर यहाँ से आप इसको डेप्रिशिएट करें, इसकी लाइफ देखिए, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हम अज्यूम करते हैं सर इसकी रिमेनिंग लाइफ है 20 साल, ठीक है जी। तो बताएं हम सर डेप्रिसिएशन कितना बुक करें, तो सर हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे 31 दिसंबर 2024 पे, कितने का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 5 रुपये से, और ऐसा है मेरे बच्चों, कितने केसेस हो गए, 6, शाबाश, जल्दी करो, हम आज ही डिस्क्लोजर्स पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आराम से। नहीं बोरिंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर नहीं है कोई, हमारे पास सवाल में आते हैं एक्सट्रैक्ट्स बनाने को, उस सारे स्टैंडर्ड्स के मिला के आते हैं। तो जब हमने ये 5 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं तो हमने एक्सट्रैक्ट्स देखना भी शुरू कर देना, ठीक है जी। मतलब प्रॉपर्टी 2 साल तक फारिग रही, बिल्कुल नहीं बिक पाई। अच्छा जी आखिरी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जनाब IP से, जो कि किस पे कैरी हो रही है, टू इन्वेंट्री। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त,
मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले आईपी थी जिसकी कैरिंग अमाउंट साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को से 100 रुपये थी, ये इसकी फेयर वैल्यू भी थी। 30 जून को हमने इसको क्या किया, रिक्लासीफाई किया और उस दिन इसकी फेयर वैल्यू थी 140 रुपये। इस दिन हमने इसको क्या किया, रिक्लासीफाई। बताओ हमने क्या एंट्री पास की होगी 30 जून पे। पहले तो आईपी का गेन बुक कर लो एज आईपी, कितने से, और अनरियलाइज गेन या फेयर वैल्यू गेन कितना, 40 का। ये कहाँ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या करो, इसको सीधा सीधा इन्वेंट्री में डाल दो, कितने पे, और क्रेडिट क्या करूं मैं, आईपी कितने से, 140। इसके बाद इसकी कोई डेप्रिसिएशन। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जो इन्वेंट्री आई है ना, अगर ये इन्वेंट्री साल के एंड तक मौजूद रही, कब तक, तो हम चेक करेंगे कि इसकी एनआरवी और कॉस्ट, ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी सर, ये कहलाएगी डीम्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी। तो आप साल के एंड पे चेक करोगे कि आया इसकी एनआरवी कहीं इससे नीचे तो नहीं चली गई है। एनआरवी कैसे निकलती है, एनआरवी का मतलब क्या है, इस मोबाइल की एनआरवी मालूम करनी है, कैसे मालूम करूंगा, आप जाएं देखें ये कितने का मार्केट में बिक जाएगा। मार्केट में जिस रेट पे बिकता है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी आसानी के लिए फेयर वैल्यू। और इसको बेचने पे थोड़े बहुत टैक्सेस लगेंगे, ट्रांसफ़र टैक्सेस, गेन पे नहीं, गेन के नहीं, हाँ, बेचने पे जो टैक्सेस लगेंगे, ब्रोकरेज लगेगी, वो क्या है मेरी कॉस्ट टू सेल। ऐसा तो सर अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, ये क्या आ जाती है मेरे पास, एनआरवी आती है। ऐसा है। मुझे एक बात बताएं, एनआरवी की आप डेफिनेशन स्टैंडर्ड में देखोगे ना, वो कहेगा जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, ये एनआरवी है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है क्या, है फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस में फ़र्क है? थोड़ा सा, क्या जल्दी बता कौन सा फ़र्क है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में क्या डिफरेंस है? इस बच्चे ने एक आइडिया तो दे दिया आपको। देखो बाज़ औक़ात होता ये है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे से, मेरा अग्रीमेंट है कि हमारी मुर्गियाँ जितने अंडे देंगी मैं उसको दे दिया करूँगा 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है जी, ये एग्रीमेंट है हमारा, अगले 3 साल तक चलेगा। 1 साल बाद मार्केट में अंडा 12 रुपये का बिक रहा है, हमारी मजबूरी, हम कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपये में। क्यों, एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमने 10 रुपये में बेचना है। तो इसकी अंडे की फेयर वैल्यू कितनी है, 12, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है, 10। तो सेलिंग प्राइस कुछ मखसूस सर्कमस्टांसेस के अंदर फेयर वैल्यू से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी। तो एनआरवी के लिए फेयर वैल्यू यूज़ नहीं होनी चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस यूज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर नहीं है तो फिर आप अज्यूम कर लेंगे फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस क्या सेम है, ऐसा। ये नोट करें सर, शाबाश। इन्वेंट्री की एनआरवी टेस्टिंग कब होती है, साल के एंड में, साल के दौरान नहीं, हाँ, कब, साल के एंड में। जो पड़ी हुई इन्वेंट्री एनआरवी की टेस्टिंग उसकी होती है। अबे भाई इसके आईपी के बहुत अच्छे सवाल डाले एग्जामिनर ने। ये स्टैंडर्ड ख़त्म होने दो तो मैं सवाल कराऊंगा ना, पहले कॉन्सेप्ट इसके ख़त्म हो जाए। यार एक बात बताओ, ये मेटा, ये जो फेसबुक की आईडी है, मेटा वेरीफाई करवाने का क्या फ़ायदा है, उससे क्या होगा, हैं, फेक आईडी नहीं बनेगी, ओके, बस और कुछ नहीं है, हैं, लोग सोचेंगे बड़ा बंदा है, अच्छा हैं, ईगो इन्फ्लेट हो जाएगा, अच्छा, यानी कोई टेंजेबल बेनिफिट नहीं है। चलो नहीं, मेरे पास तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एडवर्टाइज और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, हैं?
नहीं, मेरे असल में वो जो वो है ना फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे ख्याल में पूरे हो गए हैं। मैंने तो कभी कोई प्रोफेशनल अकाउंट नहीं रखा, लेकिन मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत लेट पता चला कि फॉलोअर्स अलग होते हैं। अब ये कैसे देखेंगे कि इसमें फ्रेंड्स कितने हो गए। ज़िंदगी हराम की हमने, कुछ भी नहीं सीखा है। नहीं, डिलीट नहीं कर सकता मैं यार। चलो जी, मैं अपने फेसबुक को इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो आयतें आती हैं ना, उसको मैं अपने पास ही शेयर करता जा रहा होता हूँ। तो कभी मैं फ़ारग बैठा होता हूँ तो मैं खोल लेता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तरीके से चीज़ें पता चल जाती। आप स्ट्रीक बनाएं। ये क्या है भाई? हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास है ही नहीं। चलो जी, ये सीखते हैं बेटा सारी चीज़ें आपसे, ठीक है? लेकिन इसका फ़ायदा अगर पैसों में है तो है, कुछ पैसे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, फिर देखिए इंजीनियर का बयान सुना करें, फजूल तरीन आदमी है वो। ठीक है जी, आगे बढ़े दोस्त। हमारे पास 8वां और आखिरी केस, 8वें केस में हमारे पास क्या है जी? आईपी हमारे पास किस मॉडल में? इससे ज़्यादा अच्छा मॉडल कोई है ही नहीं। इन्वेंट्री क्या करेंगे सबसे पहले हम? सर डेप्रिशिएट करेंगे। एज्यूम करते हैं हमारे पास एक आईपी है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपये 1 जनवरी 2024 को। ठीक है जी, इस एसेट की लाइफ है से 8 साल, और हमने इसको से 30 सितंबर 2024 पे क्या किया? विकेट करके डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। हम चाह रहे हैं कि इसको हम बेच दें, तो ये इन्वेंट्री किस दिन बनी होगी? अच्छा, अब बताओ मैंने क्या किया होगा सर? 30 सितंबर पे मैंने एंट्री पास की होगी, आईपी डेबिट है ना सर। डेप्रिसिएशन, आईपी को रिवैल्यू थोड़ी करना है। डेप्रिसिएशन कितना? 100 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितने? 9 पॉइंट, तो 9 करते हैं बेटा इसको। नहीं, 9.37 ही करना, नहीं तो बाद में बच्चे कंफ्यूज हों। छोड़ दो। अब बताओ इसके बाद मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या रह जाएगी? 100 माइनस 90.63। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं रिक्लासिफाई कर दूं, क्या एंट्री पास करूंगा मैं? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 90 पॉइंट। लेकिन इसके बाद अल्लाह के वास्ते इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। हाँ, इसको ज़रूर एक काम करना, वो क्या है? एनआरवी टेस्टिंग कर लेना इसकी, ऐसा। और वो भी कब? साल के एंड में। पक्का जी। अब ये जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया, रीज़न किया है, क्या मतलब? ऐसी मूड हो रहा था कि प्रॉपर्टी हम खाली करा के बेच देते हैं। अब्बा की जायदाद है, किराए पे दिया हुआ है भाइयों ने, मुझे 1 रुपया नहीं देते हैं। हाँ, हमने कहा बस इसको बेचो यार, रखो ही नहीं इसको। है आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना भी पढ़ें तो उनके अब्बा ने इतना कमा लिया है कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार लेंगे? एक बच्चा है बस। दूसरा, क्यों पढ़ रहा है भाई? मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती है, मैं ज़िंदगी में नहीं पढ़ता। हैं? दे देंगे ना एक दिन। हैं? मैं तो कभी ज़िंदगी में ना पढ़ता है, मेरी मजबूरी थी तो मैंने पढ़ लिया। एक ज़िंदगी मिली है भाई, उसमें सुकून करो, चिल करो, घूमो फिरो,
कुछ भी करो यार। आपने पैसा जमा कर लिया है, अब बच्चे क्या करेंगे? मैं अपने बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डाला है। मैंने कहा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है जी, नहीं पढ़ना भाड़ में गया सब कुछ। जो हमने धक्के खाए, जलील हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार, हमने ऐसी कोई मतलब जंगलात में ज़िंदगी नहीं गुजारी, टफ ज़िंदगी गुजारी है, और उसमें अल्लाह का बहुत शुक्र है, किसी की मोहताजी नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक टफ ज़िंदगी गुजारी है। बसों में जो है वो ऐसे लटक के गए ना कि मतलब माँ की दुआ नहीं हो ना, फरिश्ते ऐसे पकड़ के खड़े होते थे, ठीक है जी, नहीं तो यकीन करो रोड में मरे हुए पड़े होते। मैं एक दो दफ़ा बस से गिरा हूँ बहुत बुरा, और ऐसा नहीं गिरा हूँ कि मैं कुछ छोटा था तो बस से गिरा हूँ, नहीं, फम जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और वो मरवत कोच में मैं लटका हुआ हूँ ऐसे करके, झटका लगा, अल्लाह का शुक्र है कि वो बस थोड़ी नीचे हुई, मुँह ही गिर गया, कोई टेंशन नहीं, कपड़े झाड़े खड़े हो गए दोबारा। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ हमारे बच्चे इस तरह बसों में आज जा सकें। ये तुम लोग जो छुई मुई से बच्चे हो सारे हैं, ये तुम लोग का काम ही नहीं है बेटा। हैं हसन, तुमने बस में सफ़र किया? किस उम्र में किया? कंडक्टर किराया लेता था? हैं किराया लेते थे? अच्छा अच्छा जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा कुछ, आगे बढ़े हम दोस्त। कंडक्टर जो है वो इससे गियर चेंज करवाता नहीं, आगे बढ़ो। अच्छा, गाड़ी भी ऐसी ऑटोमेटिक है वो, आगे बढ़ो। अच्छा, एनआरबी टेस्टिंग क्या इंडिकेटर्स एनआरबी टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है? नहीं। साल के एंड पे आपने इन्वेंट्री को हर हाल में क्या करना है सर? एनआरबी के लिए टेस्ट करना है, उसके लिए इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं। इंडिकेटर की ज़रूरत सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ठीक है जी। बड़े आगे दोस्त, अब मैं आपको दे रहा हूँ सर एक अंग्रेज़ी, किसमें? देखो मुझे एक बात बताओ, आईपी दो तरीके की होती है, कौन सी? एक चल रही है किस पे? कॉस्ट मॉडल पे। इसमें तो ज़रूर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है आपने, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रही है तो स्टैंडर्ड ने कहा इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे चल रही है, और वैल्यू न्यूज़ आमतौर पे फेयर वैल्यू से ज़्यादा ही होती है, तो इसमें इम्पेयरमेंट निकलेगा नहीं, तो अपना टाइम नहीं ज़ाया करो, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़े हम दोस्त। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख लो यार। रुको ज़रा, एक चीज़ मैं आपको और देनी है। देखो ये रिक्लासिफिकेशन की एक समरी है, ठीक है, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लगा रहा हूँ इसको नोट्स के अंदर, और एक डिटेल डिस्कशन भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपका मूड हो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये नज़र आ रहा है भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में कब आते हैं हम? कब आते हैं हम सर? रिक्लासिफिकेशन कब होती है आईपी से पीपी में? जब आप बाहर निकल के, ऐसा नहीं सर, क्या करते हैं हम? डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। वो कह रहे जी आप फेयर वैल्यू मॉडल स्टॉप कर दें, रिक्लासिफाई कर दें एट फेयर वैल्यू, ठीक है जी। किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है? फेयर वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है सर। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है यार? ये चीज़ें ना आप यहाँ से हटा ही दो, क्योंकि ये मैंने बनाया है ये सोच के कि आइए 16 में आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ लिया, ठीक है जी। इसको आप हटा दो, मैं आपको दूसरा दे देता हूँ। ये लें आप,
ये 8 के 8 केसेस की क्या है जनाब, अंग्रेजी है। ये क्यों दे रहे हैं आप, हमने तो सीख लिया है। थ्योरी का सवाल हैंडल करने में आपको आसानी रहेगी। आपने इसका रट्टा नहीं मारना, इसको बस रीड कर लेना है। और ये आपको जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं उसकी कंफर्मेशन भी है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो आपको याद आ, अच्छा हाँ सर ने यही कराया था, बोर्ड पे लिखना। जी बताएं जी, आईपी से जब हम पीपी की तरफ जाते हैं हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू मेजरमेंट बंद कर देते हैं, ठीक है जी। और फेयर वैल्यू जो आईपी के तौर पे रिकॉर्ड करनी है पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं रिक्लासिफिकेशन डेट पे, फिर ट्रांसफर द एसेट टू पीपी एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट, फिर सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट द एसेट अंडर IAS 16 यूजिंग द एस्टिमेटेड लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। पक्का, आईपी से पीपी में फेयर वैल्यू रिक्लासिफाई और फिर उसके बाद आगे से डेप्रिशिएट, फिर पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आओगे तो डेप्रिशिएट द एसेट अंडर IAS 16 अप टू द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, ये हमारा पहला केस है। फिर रीवैल्यू द एसेट एज पीपी रिगार्डलेस के पीपी कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हो, इसके बावजूद आपने क्या करना है, इसको एसपीपी रीवैल्यू करना है। फिर ट्रांसफर द रीवैल्यूड अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने पीपी से आईपी में आ जाना है, किस वैल्यू पे, फेयर वैल्यू के ऊपर। फिर अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल प्रोस्पेक्टिवली एंड रिकग्नाइज चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा है भाई। अब बताओ, आईपी से पीपी में कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिशिएट करो, ट्रांसफर करो, कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट, पक्का। और सर अगर आप आईपी से पीपी में जा रहे हो, सॉरी पीपी से आईपी में आ रहे हो कॉस्ट मॉडल पे, तो डेप्रिशिएट करो, ट्रांसफर करो, कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट, ऐसा। अब बता जी, इन्वेंट्री से आईपी में जा रहे हो, इन्वेंट्री में फेयर वैल्यूएशन नहीं है, रीक्लासिफाई एट फेयर वैल्यू कर दो उसको, ठीक है जी। अच्छा, इससे दो हिस्सों में किया हुआ है, इसने पहले प्रॉपर्टी को रिक्लासिफाई किया, फिर क्या किया, इमीडिएटली रीमेजर कर दिया। इंपैक्ट वही आएगा, लेकिन आप लोग करना क्या पेपर में, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करना किसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर, और रिकग्नाइज द डिफरेंस इन पीएनएल, ये वाला लाइन ही इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, हट गई ऐसा। अब बताएं जी, इसके बाद जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आप इन्वेंट्री में आ रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो पहले इसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना, ठीक है जी, फिर इन्वेंट्री में डाल देना और आगे से क्या चलाना, IAS 2 चलाना। इसी तरह सर आप इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जाओ कॉस्ट मॉडल पे, तो सिंपली रिक्लासिफाई करो और आगे से डेप्रिशिएट करो। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आईपी में आ रहे हो तो पहले डेप्रिशिएट करो, रिक्लासिफाई करो और फिर आगे से IAS 2 अप्लाई करो। जो मैंने जितनी चीज़ें कराई हैं ना, ये उनकी क्या है, अंग्रेजी है। क्या इसका रट्टा मारना है, नहीं सर। अगर आपको ऊपर की चीज़ें समझ आ गई हैं, इसकी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ सर 5 से 6 मिनट, ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको मॉडल्स कराए ना, ये सारे देख लो, क्योंकि हमने अभी इसी के ऊपर जो है वो सवालात करने। शाबाश। What if we have inventory which was converted into IP but after some times got a buyer for it in the form of normal course of business, we will change it to inventory first and then sell it? नहीं, you don't need to do this. आपको जैसी बायर मिले आप क्या करें, इमीडिएटली आप डिस्पोज कर दें। हाँ, उसका गेन फिर सेल में नहीं जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल में जाएगा, ठीक है, बस ये ख्याल रखना। चलें जी आगे जाएं दोस्त। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ सवालात दे रहा हूँ, अब आपने सवाल खुद करने हैं। दो सवालात, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त प्यारे भाई। ये द कैरिंग अमाउंट, द फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू काशिफ लिमिटेड, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑन 1 जनवरी 2018 इस 6 लाख, रिमेनिंग लाइफ इसकी 10 साल है। 1 जुलाई को द प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड टू लीज इट फॉर रेंटल इनकम, हमने प्रॉपर्टी खाली की किस तारीख को, 1 जुलाई को। 1 सितंबर को कंपनी ने इसको फिजिकली रेंट आउट कर दिया एंड स्टार्टेड रिसीविंग अ रेंटल इनकम ऑफ 5,000 रुपये पर मंथ, पक्का। 1 जुलाई को इसकी फेयर वैल्यू 7.5 लाख थी,
1 सितंबर को 7,70,000 थी, ईयर एंड पे 789,000 थी। तीनों डेट्स पे फिर वैल्यू दे दी। द ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू रुपीज़ इतना आफ्टर द एसेट वॉज रेंटेड आउट। हमने जब रेंट पे दे दिया तो फिर हमने उसको मेंटेन भी करना है, चीज़ें देखनी है, तो हमने उस पर इतना खर्चा भी किया। रेंट पे देने के बाद हमने रेंटल इनकम तो कमाई है, लेकिन उस पर 8,700 समथिंग का 50 का खर्चा भी किया। ठीक है जी। द कंपनी यूजेज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा, चलो इसको रहने दो। और पीपी के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मुझे एंट्रीज बना के दें, शाबाश। मुझे बताओ ये पीपी से आईपी कब बना होगा? 1 जुलाई को या 1 सितंबर को? अगर ये इन्वेंट्री होती तो फिर 1 सितंबर होता है। इन्वेंट्री में रेंट आउट करना ज़रूरी है और पीपी के अंदर पीपी को खाली करना ज़रूरी है। ठीक है जी, दोनों में ये फ़र्क है। क्या किया मेरे बच्चों इसके अंदर? हमने सबसे पहले 1 जुलाई तक ना एसेट को क्या किया होगा? डेप्रिशिएट किया होगा। कितने 10 साल लाइफ है तो 30,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया जी 30,000 अलाउंस। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास 1 जुलाई को ही रीवैल्यूएशन एस पीपी डेबिट कितने से भैया? 7.5 लाख पे हमने जाना है माइनस 570 कितना जी? और ये कहाँ डाल दें हम? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ होता है बेटा? पक्का? चलो जी, ये हो गया। फिर 1 जुलाई को ये करने के बाद हमने 1 जुलाई को एक और काम भी किया। आईपी डेबिट कितने से? 7.5 लाख से। और अब याद रखना आईपी को रिवैल्यू करने की रिक्वायरमेंट कब कब की है? रिपोर्टिंग डेट पे। और एग्जाम में रिपोर्टिंग डेट एक ही होती है, कौन सी? साल का एंड। दरमियान में रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है साल का एंड कब है? 31 दिसंबर तक ये कितने की हो चुकी है? 789 की। तो कितना और उसको बढ़ाऊं सर आईपी को? कितना मेरे बच्चों? और अनरियलाइज्ड गेन या फेयर वैल्यू गेन कितने से? ऐसा है। एक और सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और भी है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम साल के एंड पे ना रेंटल इनकम भी बुक कर लेते हैं और हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी देख लेते हैं। कैश डेबिट कितने से? सर मेरे 5,000 का रेंट है, कितने महीने का? सितंबर की 1 तारीख से शुरू हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने? 20,000। और रेंटल इनकम कितने से? फिर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने? और कैश या पेबल क्रेडिट कितने से? 8,700। अब अगर एग्जामिनर कहे कि इस साल का पीएनएल भी बना दो तो बताएं, इस साल हमने कितने का डेप्रिसिएशन बुक किया पीपी के ऊपर? 30,000 का पक्का। फिर आपने फेयर वैल्यू का गेन बुक किया कितने का? लेकिन ये पीएनएल में थोड़ी गया, ये कहाँ गया? तो इसको इग्नोर करो। फिर आपने एक और गेन बुक किया कितने का? ये ले लें फेयर वैल्यू गेन कितने का जी? जो कि पीएनएल में गया है कितने का? 30। और सर रेंटल इनकम हमारी पीएनएल में गई है और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकले हैं कितने? अब बताओ इस साल हमने इस प्रॉपर्टी पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? सितंबर की एंट्री पास कर दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट होगा बस। कितना?
22,000 ऐसा बेटा? ऐसे ही है, कुछ यूं ही है, कुछ इसी तरह है। पक्का? हाँ कॉस्ट बता। पीपी को ठीक है। नहीं मुझे अब सवाल समझ नहीं आया तुम्हारा। ठीक है। हाँ अगर आईपी कॉस्ट मॉडल पे होती तो हम रिकॉर्ड नहीं करते। नहीं पीपी की कॉस्ट मॉडल का गेन तो ये है ना 180 रुपये, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया। देखो मुझे एक बात बताओ, हमारा पीपी चल रहा था कॉस्ट मॉडल पे, हमने इसको रिक्लासिफाई किया, लेके कहाँ जा रहे हैं इसको हम? अगर आप आईपी में इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दोगे तो ये जो सारा गेन है ना 1,80,000 का, ये आपको फिर आईपी के तौर पे बुक करना पड़ जाता, जो कि गलत हो जाता। तो स्टैंडर्ड कह रहा है इसको आप पीपी के तौर पे ही बुक कर लो। 2 पीपी किस मॉडल पे चल रहा है? कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे, ताकि ये 1,80,000 का गेन कहीं आईपी के तौर पे रिकॉर्ड ना हो जाए और पीएनएल में ना चला जाए। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमने इसको क्या करना है, 2 कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड हो रहा है हमारा पीपी कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन हमें ये फेयर वैल्यू का गेन एज पीपी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो ये 80 का गेन कहाँ रिकॉर्ड होता, फिर एज आईपी रिकॉर्ड होता, ये गलत हो जाता और पूरा का पूरा पीएनएल में चला जाता। ठीक है जी। तो आपने एक चीज़ अभी मैंने पढ़ाई भी थी ये वाली, कि आपने रीवैल्यू दी पीपी ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट एज पर IAS 16 रिगार्डलेस कॉस्ट मॉडल यूज। ठीक है जी, यही पूछ रहे थे ना तुम? अच्छा जी आगे बढ़े दोस्त, एक सवाल और देखते हैं। तैयार हो मेरे बच्चों? शुरू हो जाओ मेरे बच्चों, रीड करूं मैं इसको? ये कह रहे जी अकमल लिमिटेड इज एंगेजेज इन सेलिंग प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है हमारे पास प्रॉपर्टी इन्वेंट्री के तौर पे मौजूद होती है। ऑल्सो लीजिंग देम, हमारे पास प्रॉपर्टीज आईपी के तौर पे भी मौजूद होती है। कुछ प्रॉपर्टीज हम बेचने के लिए रखी हैं, कुछ किराए पे देने के लिए। लीजिंग का मतलब होता है किराए पे देना। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज इन्वेंट्री के तौर पे हैं और कुछ आईपी के तौर पर हैं। डन। और आगे लिख भी दिया उसने रेंटल इनकम। ऑन 1 जनवरी 2017 द कंपनी हेल्ड अ प्रॉपर्टी विद अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। ठीक है जी, 1 जनवरी 2017 को कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। डिस्पाइट एफर्ट्स ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं द प्रॉपर्टी इसको बेचने गई बट इट रिमेन्ड अनसोल्ड, नहीं बिक पाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास इन्वेंट्री है। कंसिक्वेंटली ऑन 1 जनवरी 2017 द कंपनी डिसाइडेड टू लीज दी प्रॉपर्टी। इससे काम हो जाएगा, आईपी में डाल दें इसको? नहीं सर। अकमल लिमिटेड कमेंस्ड द सर्च फॉर अ लेसी टू रेंट द इंटायर प्रॉपर्टी एंड सक्सेसफुली सिक्योर्ड अ सूटेबल टेनेंट रिजल्टिंग इन द लीज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15 अप्रैल। तो बताओ ये आईपी कब बना? 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से पहले क्या था? ये इन्वेंट्री था, ऐसा? अच्छा, फिर नीचे सर डेट्स आ रही हैं, फेयर वैल्यूज आ रही हैं। वो कह रहे हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी एट द स्टार्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट वाज 10 ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 50,000। मैं यहाँ ज्यूम कर रहा हूँ पीपी किस मॉडल पे चल रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। दोनों केस में ये हटा दो आप, कॉस्ट मॉडल को छोड़ दो। शाबाश, जल्दी से मुझे निकाल के दो। सर ओसीआई क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। असल हमने कल पूरा दिन इसके ऊपर डिस्कशन की है जी। हाँ मेरे पास सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा, 2 मिनट, सीधा सा सवाल है यार। 1 अप्रैल को हम एक एंट्री पास कर देते हैं, 15 अप्रैल को, सॉरी। आईपी को फेयर वैल्यू पे ले लो। हाँ, आईपी डेबिट कितने थे? 84 और इन्वेंट्री ग्रेड कितने से? और फेयर वैल्यू गेन यहाँ अनरियलाइज
गेन कहाँ जा रही है, P&L कितने का। फिर एक दफ़ा इसको रिवैल्यू करें साल के एंड में, कब, 31 दिसंबर। IP डेबिट कितने से, 16,000। और अच्छा, अब अगर ये कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होता तो क्या होता अगर मैं दोबारा इसको जिंदा कर दूं। अब सबसे पहले तो सर 15 अप्रैल को हम क्या करते, IP बनाते, ठीक है जी, IP ऑन कॉस्ट मॉडल। तो क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम 15 अप्रैल को एंट्री पास करते किस चीज़ की, IP डेबिट कितने से, 4 लाख रुपए से कॉस्ट पे, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से। अब यहां से हमने देखना है कि हमारे पास यूजफुल लाइफ कितनी है, ठीक है। वो कह रहे थे यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट, यानी जिस दिन हमने इसको रेंट आउट किया 10 साल इसकी लाइफ थी, और इसकी रेजल वैल्यू कितनी थी, 50,000। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं कितने महीने का डेप्रिसिएशन बुक करूं। हाँ जी, 15 अप्रैल का मतलब है आधा महीना है सर। जनवरी, फेब, मार्च इसकी तो डेप्रिसिएशन बुक नहीं करनी, अप्रैल के आधे की 3.5 महीने की बुक नहीं करनी, फिर 8.5 महीने की। तो मुझे बताओ मैं डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर पे कितने टाइम की बुक करूं। 4 लाख रुपए का एसेट है, 50,000 इसकी रेजल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय कितने, 10 साल, और 8.5 महीने डिवाइडेड बाय 12 कितना, 24,000। मैं एंट्री क्या पास करूं, $24,000 और ऐसा है मेरे बच्चों। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। चलो मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश, देते हैं आगे के सवाल। रुक जाएं प्यारे भाई, आगे बढ़ जाएं। क्या हैं सर, ये तो ईयर पॉलिसी होती है। भाई एक चीज़ याद रखो, एग्ज़ाम में कोई ईयर पॉलिसी नहीं होती है, ये PRC का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है जी। याद रखना, आपके जितना टाइम एसिड यूज़ हुआ है डेप्रिसिएशन उतना टाइम का ही बुक करना, ठीक है जी। ये फुल ईयर पॉलिसी, हाफ ईयर पॉलिसी और डिस्पोजल ईयर पॉलिसी, एक्विजिशन ईयर पॉलिसी, ये सब वहाँ अच्छी लगती है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। जितना टाइम एसिड इस्तेमाल हुआ है उतना टाइम में पर्सन हैज़ अ साइड बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, इट्स मेन मनी विल बी कंसिडर्ड एज। अच्छा देखो एक चीज़ याद रखो, ये स्टैंडर्ड की नज़र में ना ये साइड बिजनेस और मेन बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिजनेस है। अगर आपकी आदत है प्रॉपर्टी खरीद के बेचने की तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। आप भले 2 साल में एक प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हो, लेकिन ये क्या है, बिजनेस है, खत्म। साइड क्या होता है भाई, ये हमारे यहाँ चलता है साइड बिजनेस है। बड़े हम आगे, खजूर वाले बाबा हमारे ज़िंदगी में। आगे बढ़े हम दोस्त, हैं अमन नहीं है, ऐसा क्या किया भाई तुमने, हैं? नहीं मुझे एक बात बता, तुमने टोपी पहनी है तो नीचे का औलिया भी सही कर लेना, हैं? वाकई तुमने मतलब टोपी पहनी है पक्के, मतलब नहीं अच्छी बात। दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है तुमने, दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है, गुड है, अच्छी बात है। तुमने असर नहीं पकड़ा इससे, क्यों क्यों? चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त। IP बनाने से पहले रिवैल्यू नहीं करेंगे, कॉस्ट मॉडल में नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन कभी होगी ही नहीं। क्या अगर इन्वेंट्री में खुद शिफ्ट हो जाए तो PP बन जाएगा, बिल्कुल। एक बंदा पंखे बेचता था, उसने एक पंखा खोल के सर पे लगा लिया, ये क्या बन गया, ये PP बन गया, कहानी खत्म।
बिल्कुल जी, चरसी कदी भी न बरसी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ें? चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ें? सर जनवरी वाले गेन का कुछ नहीं करेंगे? नहीं, सारे का सारा गेन एक साथ बुक कर लिया ना हमने। जब आपने इसको रिकॉर्ड किया अप्रैल में, तो ये सारे का सारा गेन एक साथ बुक हो गया ना। जनवरी में आईपी थोड़ी था। चलो हमारे पास अभी 6 मिनट हैं। एक सवाल मैं आपको दे सकता ज़रूर हूँ, हैं? बोर्ड पर देखो बेटा, अगली दफ़ा जब मैं आपसे मशवरा मांगूँ ना तब देना, ठीक है? अच्छा चलो, ये एक बच्चे के नाम पे हमने, उस दिन हमारी क्लास में एक बच्चा आया था, हमने उसके नाम पे सवाल रखा है। ये कह रहे जी, समंदर खान लिमिटेड एज ए लीजिंग कंपनी। ये लीजिंग कंपनी क्या होती है? जो किराए पे एसेट्स देती है। एंड इट लीजेस प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। ठीक है जी, वेरी गुड जी। डिटेल्स ऑफ वन सच प्रॉपर्टीज एज अंडर। ये प्रॉपर्टी का नंबर क्या है? ये अल्लाह के वास्ते ये नंबर है प्रॉपर्टी का, इसको कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी, एवरेज रेंटल इनकम है 70,000 रुपये पर मंथ। एक प्रॉपर्टी से हम ये रेंटल इनकम कमा रहे हैं, ठीक है जी। फेयर वैल्यू 1 जनवरी को इतनी थी, 1 मार्च को इतनी थी, 1 जुलाई को इतनी थी। कंपनी एस्टिमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी 10 years ऑन 1 जनवरी 2018। द कंपनी डिसाइडेड टू मूव इट्स हेड ऑफिस इन दिस बिल्डिंग। डिटेल्स आर एज अंडर। ये आईपी है और क्या बनने जा रही है? पीपी बनने जा रही है। कब बनेगी पीपी? आ रहा हूँ मैं, हाँ जी, जब डेवलपमेंटल स्टेप्स लेंगे, पक्का। अच्छा ये कह रहे जनाब, 10 जनवरी को बोर्ड अप्रूवल आया कि जी हमने इसको खाली करना है, ये इस दिन आईपी पीपी बन जाएगा? नहीं। फिर खाली करा दिया हमने? नहीं सर। फिर 1 जुलाई को ये पीपी बन जाएगा, ऐसा। कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करती है किसके लिए? और सर कॉस्ट मॉडल यूज़ करती है किसके लिए? अच्छा, ड्यू टू अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज अग्रीमेंट द कंपनी हैज़ टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000। कंपनी किसको पेनल्टी दे रही है? किराएदार को, कि हमने आपको वक्त से पहले निकाल दिया तो आप पैसों के साथ गुजारा करें जब तक, ठीक है जी, रोड पे रह के। अब बताएं सर, इसका हिसाब किताब कर लोगे? जनरल एंट्रीज बना लोगे इसकी? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे जी। हाँ तो 9.5 साल पे डेप्रिशिएट करोगे ना? हाँ कर रहा हूँ मैं बेटा, हाँ जी, अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। इस स्टैंडर्ड की अभी मजीद 2 से 2.5 क्लासें बाकी हैं। ये वीक हमारा स्टैंडर्ड चलेगा, अगले 2 वीक्स फिर हमारा पीपी चलेगा। तो हमारे पास है मई, जून और जुलाई का आधा निकाल लें, खत्म कर। जुलाई का वैसे ऑफिशियली पूरा है हाँ भाई। नो ओवर कमिटमेंट्स एंड अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है जी। ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म, ऐसा। एक दिन मैंने क्लास में कहा मैं 2 महीने पहले कोर्स ख़त्म कर दूंगा, मैंने 1.5 महीने पहले किया, लोग नाराज़ हो गए। मैंने कहा अजीब लोग यार, मार्केट में 15 दिन पहले ख़त्म होता है, 1.5 महीना पहले नहीं, आपने 2 महीने का बोला था। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? 1 महीना पहले ख़त्म होगा, ताकि 1.5 महीने ख़त्म होने पे, पहले ख़त्म होने पे आप इज्जत करें हमारी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? रिफंड चाहिए? थैंक यू जी। यूसुफ क्लास वहाँ उसके बाद शाम में